हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। तो जो टॉपिक आपके हो चुके हैं इस पीरियोडिक टेबल में, पहला टॉपिक तो ये हुआ था कि पीरियोडिक टेबल में कौन ग्रुप है, कौन पीरियड है, क्या इसमें ब्लॉक है और इसमें एलिमेंट किस किस तरह से उनकी पोजीशन क्या है। दूसरा टॉपिक था आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर जाता है उनका नोमेनक्लेचर आईपीएससी के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, एक टॉपिक आपका ये हुआ। आज आपका चलेगा पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे या अप टू डाउन चलेंगे, ऊपर से नीचे चलते हैं या बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, तो वो प्रॉपर्टी में कैसे कैसे चेंज होता है, वे प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, उसमें सबसे पहले हमको देखना है एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले जानेंगे कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है और फिर किसी पीरियड में कैसे चेंज होगा और किसी ग्रुप में ये कैसे चेंज होगा। तो एटॉमिक रेडियस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हम एटम को एक स्फीयर मानते हैं, गोला मानते हैं, बॉल की तरह मानते हैं, तो जो बॉल की रेडियस होती है वो क्या होती है, उसके सेंटर से लेकर के उसकी बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो अगर हम एटम की बात करें, एटम में कोई ऐसी बाउंड्री तो होती नहीं कि इसमें कोई गोला है, बल्कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक तो न्यूक्लियस है उसके सेंटर में और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और वो सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव कर रहा है, तो इस सेंटर से उस आउटर इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस, मेन आउटर शेल तक की डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। ऐसे होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम कहां जाती है, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल याद कीजिए, जो सबसे पहले मैंने चैप्टर करा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आते हैं हाइजेनबर्ग साहब। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इसको हम कभी भी एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। अब जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन ही नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्ट कहां है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, एक टाइम इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, तो हम उसकी रेडियस को भी नहीं बता सकते कि एटम की रेडियस क्या है। इस वे में हम नहीं बता सकते। फिर एक दूसरा तरीका, एटम की जो रेडियस निकाली जाती है वो दो तरह की रेडियस निकलती है। एक होती है कोवेलेंट रेडियस और एक होती है वान डर वाल्स रेडियस। कोवेलेंट और वान डर वाल दोनों एटॉमिक रेडियस ही होती है। तो दोनों अलग अलग मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और फिर बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। तो दो तरह की रेडियस कौन कौन सी बताया मैंने, नंबर फर्स्ट कोवेलेंट और दूसरी है वान डर वाल्स। कोवेलेंट रेडियस और वान डर वाल रेडियस, अगर हम कोई मॉलिक्यूल लें, जैसे कि आप ले लेते हैं, आप एक एग्जांपल ले लीजिए क्लोरीन का। तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे क्लोरीन के, भाई जैसे एक एटम क्लोरीन का ये है और एक क्लोरीन का एटम ये था। क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं, Cl2 से। Cl2 का मतलब है कि इसमें दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, दो एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग का। तो जो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर कर लेंगे और शेयर करने के बाद मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो जाएगी ये। मीन्स ये जो दो न्यूक्लियस है, इनके चारों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या कर लिया है, शेयर कर लिया आपस में, तो ये एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो जाती है। तब दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट होगा वही होगा एटॉमिक रेडियस, जिसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाता है, किसी मॉलिक्यूल्स में जो सेम एटम के बने हो, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ पार्ट, आधा पार्ट, उसी को हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस क्या हो जाती है, अगर यहीं पर क्लोरीन का एक दूसरा मॉलिक्यूल हो,
एक मॉलिक्यूल तो क्लोरीन का ये रहा और एक दूसरा मॉलिक्यूल इसी के पास है। और अगर हमने इसको क्लोरीन को कंडेंस करके सॉलिड कर लिया है तो सॉलिड स्टेट में जो दो मॉलिक्यूल्स हैं और दो मॉलिक्यूल्स के पहले मॉलिक्यूल का एक एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का एक एटम, और उन एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है उन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट होगा वो होगा वान डर वाल्स रेडियस। दोनों का डिफरेंस समझ लो। कोवेलेंट रेडियस में एक ही मॉलिक्यूल के जो दो एटम है, एक ही मॉलिक्यूल के जो दो एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है उसका आधा पार्ट तो है कोवेलेंट रेडियस। और वान डर वाल्स रेडियस में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल है अलग अलग, दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का एटम, उन एटम के जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ पार्ट होता है वान डर वाल्स रेडियस। एक और आ जाती है रेडियस यहां पर जिसको हम कहते हैं मेटेलिक रेडियस। मतलब किसी मेटल में जो दो पास पास एटम रखे हुए हैं और उन एटम के जो न्यूक्लियस हैं उन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट होगा वो होगा मेटेलिक रेडियस। तो एक तरह से कह सकते हैं तीन तरह की रेडियस है, कोवेलेंट ये वाली, दूसरी होती है वान डर वाल्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ पार्ट, और तीसरी होती है मेटेलिक रेडियस। सभी को मिला के बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। तो ये तो डेफिनेशन हुई एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डिपेंड किस पर करती है, दो चीजें हैं जिन पर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगी। पहली तो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n जो हमको बताती है नंबर ऑफ शेल, एक तो इस पर डिपेंड करती है। दूसरा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक इस पर डिपेंड करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर गोला बड़ा होगा, स्फीयर बड़ा होगा तो उसकी रेडियस भी बड़ी होगी। अब मान लीजिए एक एटम है उसमें न्यूक्लियस है और उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 है, मींस उसमें केवल एक ही शेल है तो ये रेडियस होगी इसकी। अब एक दूसरा एटम है जिसमें दो शेल हैं, मींस उसके लिए n की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है, तो दो शेल मैंने बनाए तो एटम बड़ा हो गया, ऑब्वियसली इसकी रेडियस भी इससे ज्यादा हो जाएगी। दूसरा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है जो न्यूक्लियस का चार्ज है, और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो किसकी बदौलत होता है, प्रोटॉन की। वो जो चार्ज है वो चार्ज किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज वाला है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज का है, तो ये जो प्रोटॉन है ना पॉजिटिव चार्ज का, ये उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा अट्रैक्शन और उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस कम हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर था, अब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां के बजाय यहां चला जाएगा और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो क्लियर हुई है बात कि कोवेलेंट रेडियस, वान डर वाल्स रेडियस और उसके बाद मेटेलिक रेडियस क्या होती है और किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, और दूसरा डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। तो आज की वीडियो में केवल आपको इतना रखना है, इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी और ये किस पर डिपेंड करती है मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में होगा इसका ट्रेंड क्या होता है, ये कैसे कैसे चेंज होगी किसी पीरियड में और ग्रुप में चलने पर। तो आज की वीडियो देखने के बाद इसको आप जो है अपनी बुक में से एक बार कवर कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।